अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम कवर करेंगे COPD ड्रग क्लासिफिकेशन। इसमें दो आते हैं हमारे पास, एक है बीटा 2 एगोनिस्ट, अदर वन इज मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट में फर्दर दो सब क्लासेस हैं। वन इज सब क्लास नहीं कह सकते, हम कहते हैं कि उसके मोड ऑफ एक्शन पे वन इज शॉर्ट एक्टिंग, अदर वन इज लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आ जाता है अल्बेंडाजोल, टेरब्यूटोलिन एंड मेटोप्रोटेरिनोल, एंड लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास आ जाते हैं सल्मेटेरॉल एंड फॉर्मोटेरॉल। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट की बात करें तब वहाँ पे हमारे पास आ जाता है आइप्राट्रोपियम। Ipratropium is basically the drug of choice in COPD. Okay, it is a drug of choice. बीटा 2 एगोनिस्ट को हम प्रेफर करते हैं, पर जब बीटा 2 एगोनिस्ट इफेक्ट हमारे पास नहीं आ रहा होता तब हम मस्करेनिक एंटागोनिस्ट को मोर प्रेफर करते हैं। एंड फर्स्ट जो COPD में ड्रग है दैट इज़ आइप्राट्रोपियम। ठीक है, ये हम इनहेल्ड में दे रहे होते हैं और ये हम इनहेल्ड में दे रहे होते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, उसमें आ जाता है हमारे पास थियोफाइलिन। थियोफाइलिन क्या करता है, COPD में जो है हमारे पास डायफ्राम की जो मसल है ना, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो थियोफाइलिन इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द डायफ्राम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट पे। अब जैसे कि मैंने कहा था एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तो अब हम पहले आ जाते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट पे। बीटा 2 एगोनिस्ट में अभी मैंने आपको बताया था, ये देखें, अल्बेंडाजोल, टेरब्यूटोलिन, मेटोप्रोटेरिनोल, एंड लॉन्ग एक्टिंग में आ जाते हैं सल्मेटेरॉल एंड फॉर्मोटेरॉल। ठीक है, ये हम इनहेल्ड में दे रहे होते हैं। इनहेल्ड में अगर हमें ये SQ में आ रहा होता है पार्ट A पार्ट B में कि जो है ना, एक तो ये है कि इसको क्लासीफाई करें, एंड सेकंड ये है कि इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास इनहेल्ड है। ओके, सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ड्रग जो है वो बाइंड करता है 7 पास रिसेप्टर के साथ। जैसे कि हमें पता है कि बीटा 2 हमारे पास GS स्टिमुलेटरी है, 7 पास रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और बाइंड करके हमारे पास जो G प्रोटीन है उनको एक्टिवेट करवाता है। G प्रोटीन एक्टिवेट करवा के हमारे पास 3 सब यूनिट थे, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, बीटा और गैमा एक साथ जुड़ जाते हैं और अल्फ़ा के साथ ये बाइंड कर जाता है, और बाइंड करके ये स्टिमुलेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज इज एंजाइम विच कन्वर्ट द ATP into cyclic AMP. Then cyclic AMP causes the relaxation of bronchial smooth muscles. Hence, beta agonists are powerful bronchodilators. ठीक है, they are the powerful bronchodilators. ये आपने याद रखना है इसका mechanism of action. ठीक है, ठीक है, फिर हम आ जाते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के क्लिनिकल यूजेस पे। इसके जो क्लिनिकल यूजेस हैं उसमें हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल यूजेस के इसमें एक है दैट इज़ एक्यूट एस्थमेटिक अटैक। एक्यूट एस्थमेटिक अटैक में द ड्रग ऑफ चॉइस इज़ बीटा एगोनिस्ट बिकॉज दे एक्ट within a minute and they last for 30 to 60 minutes. Which one? The short acting अल्बेंडाजोल, टेरब्यूटोलिन और मेटोप्रोटेरिनोल। ठीक है, फिर इनके जो एडवर्स इफेक्ट है वो वही है, हमारे पास ट्रिमर होगा, टेकिकार्डिया होगा, एरिथमिया होगा, क्योंकि इनका इफेक्ट हार्ट पे भी है उस वजह से। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में है। इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हार्ट पेशेंट। ठीक है, हार्ट पेशेंट में हम नहीं देते, तो हार्ट पेशेंट में हम क्या देते हैं, इन एक्यूट एस्थमा। एक्यूट एस्थमा इन हार्ट पेशेंट हम देते हैं मस्करेनिक एंटागोनिस्ट दैट इज़ आइप्राट्रोपियम। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मस्करेनिक एंटागोनिस्ट पे। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट पे जो ड्रग्स हैं दैट इज़ आइप्राट्रोपियम, एट्रोपिन, टायोट्रोपियम एंड एक्लाइडीनियम। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास यूज़ होता था एट्रोपिन। एट्रोपिन के बाद जो है हमारे पास अब जो इस्तेमाल हो रहा है उसको जो रिप्लेस करके और जो हाईली इफेक्टिव है दैट इज़ आइप्राट्रोपियम।
इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वही है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि M1, M3, M5 रिसेप्टर जो है वो स्मूथ मसल्स पे एक्ट कर रहे होते हैं, और M2, M2 जो है वो हमारे पास हार्ट पे एक्ट करता है, और M4 जो है हमारे पास एक्ट कर रहा होता है CNS पे, ठीक है। और जो M3 रिसेप्टर है हमारे पास दैट इज़ GQ, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब जो M3 रिसेप्टर है जो कि GQ है, हाँ GQ आपको याद होंगे, GS था, GI है और GQ था। GS जो है वो स्टिमुलेटरी था, एडिनाइल साइक्लेज पे एक्ट कर रहा था, GI इनहिबिटरी था, ओके। फिर GQ जो है वो भी स्टिमुलेटरी है, पर वो एक्ट कर रहा होता है फॉस्फोलाइपेज C पे, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज C जो है फिर वो डाइइनोसिल फॉस्फेट की ब्रेकडाउन करवाता है इनटू टू, वन इज़ द inositol triphosphate and other one is the diacylglycerol, and when it break down in inositol diphosphate into these two, and it increases the tissue response. but यहाँ पे ये तो मस्करेनिक का हो गया ना, हम तो बात कर रहे हैं एंटागोनिस्ट की। जब एंटागोनिस्ट की हम बात कर रहे हैं तब ये तो सारा उल्टा ही हो जाएगा। M3 रिसेप्टर GQ तो है, हमें पता है, वो क्या करवाएगा, फॉस्फोलाइपेज C की इनिबिशन करवाएगा, ठीक है। हमारे पास आइप्रोट्रोपियम है, फर्ज करें आइप्रोट्रोपियम आया, उसने रिसेप्टर पे बाइंड किया और रिसेप्टर पे बाइंड करके उसे क्या किया, इनहिबिट किया। जब हमारे पास उसे इनहिबिट करेगा तो फॉस्फोलाइपेज C जो है वो इनहिबिट होगा डाइइनोसिल फॉस्फेट जो है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी इनोसिल ट्राइफॉस्फेट और डाइसल्ग्लिसरॉल में, एंड it will lead to decreases the tissue response। अब जब decreases the tissue response की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें रिलैक्सेशन होगी ब्रोंकियल मसल की। सही हो गई बात, ठीक है। इसमें जो है क्लिनिकल यूजेस आपसे ज़्यादा पूछते हैं, और इसकी क्लिनिकल यूजेस ये हैं कि ये आइप्रोट्रोपियम इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन COPD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि आइप्रोट्रोपियम जो है इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन COPD एंड एक्यूट जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है विद COPD, मीन उसे COPD तो है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, उसे ऑलरेडी है, पर उसके साथ उसे एक्यूट अटैक हुआ है ब्रोंकोस्पाज्म का, ठीक है। सो उस केस में हम आइप्रोट्रोपियम और मस्करेनिक एंटागोनिस्ट देंगे उसे। एंड अभी हमने पढ़ा कि ड्रग ऑफ चॉइस इन हार्ट पेशेंट इज़ द आइप्रोट्रोपियम और मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, ठीक हो गई बात, सही। अभी हमारे पास है यहाँ पे मीथाइलजेंथीन। मीथाइलजेंथीन की जब हम बात करते हैं तब मीथाइलजेंथीन में इसकी 3 ड्रग्स हैं, वन इज़ थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन एंड कैफीन। मैंने पहले भी कहा था, जैसे चाय है, चाय में हमारे पास सबको पता है थियोफाइलिन होता है, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, और कोकोआ जो पाउडर है उसमें हमारे पास क्या होता है, थियोब्रोमीन होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो एंजाइम है जो कि कन्वर्ट कर रहा होता है साइक्लिक AMP को AMP में, ठीक है। अब ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन जो हैं, ये सब क्या कर रहे होते हैं, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। जब ये इनहिबिट करेंगे तो साइक्लिक AMP में कन्वर्ट ही नहीं होगा। जब नहीं होगा तब हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक AMP जो है इंट्रासेलुलरली इंक्रीज़ होगा। जब इंक्रीज़ होगा तब वो साइक्लिक AMP एक्टिवेट करवाएगा प्रोटीन काइनेज A को, ओके। फिर वो क्या करवाएगा, दैट इनहिबिट द टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा। ये पैथो में हमने पढ़ा हुआ है, टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर पर जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को वो करता है, ठीक है ना, पेन टेम्परेचर को इनहांस करवाता है। पर इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनहिबिट कर रहे हैं। एंड ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को भी हम इनहिबिट कर रहे हैं, एंड रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन, ठीक है, एंड कॉजेज प्रोलॉन्ग रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करवा देगा, और इनेट इम्यूनिटी भी हमारे पास कम हो जाएगी। जब ये सब चीज़ें हमारे पास कम हो जाएंगी तब हमारे पास जो ब्रोंकोडायलेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन।
एक मरतबा रिपीट करके आप सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल यूजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एक क्लिनिकल यूज़ ये है, अभी हमें बताया कि COPD में जो है, जो हमारे पास मसल है ना डायफ्राम के, विच जो कि हेल्प कर रहे होते हैं इन ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है, जो कि ब्रीथिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। ये एनाटॉमी में हमने पढ़ा होता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारे पास डायफ्राम की, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। COPD में क्या है, जो उनका स्ट्रेंथ है दैट इज़ डिक्रीज, और वो वीक हो चुके होते हैं डायफ्राम, तो हमारे पास जो थियोफाइलिन है वो इंक्रीज़ करता है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इन COPD, ओके। एंड सेकंड थिंग ये कर पा रहा होता है, ये क्या करता है, ये ब्रोंकोडायलेटर है। अभी हमने कहा कि ये प्रोलॉन्ग करता है रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल मसल्स, सो दे आर द ब्रोंकोडायलेटर दैट यूज इन एक्यूट एस्थमेटिक अटैक। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉक्चुरल अस्थमा, जो रात को हमें एस्थमेटिक अटैक होते हैं नींद में, उसके लिए भी थियोफाइलिन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। इसका क्लिनिकल यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एसक्यूज़ में यही आ रहा होता है कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और इसके क्लिनिकल यूजेस, ठीक है। टॉक्सिसिटी वही है, आप कॉफ़ी पी लें ना, आप उससे याद रखें कि कॉफ़ी पी रहे हैं आप, तब उससे क्या क्या होता है, हार्ट रेट आपका इंक्रीज़ हो जाता है, CNS एक्साइटेशन है, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड एरेथमिया, ओके। ये बहुत आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप एक मरतबा पढ़ लें, आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो गई बात। अब ये हमने यहाँ पे मिथाइलजेंथिन तक हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट विल बी स्टीरॉयड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।